नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केंसिया। मार्केंसिया वैसे तो एक ब्रायोफाइट है। जो हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसका कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न इसका है जो ब्रायोफाइटा है, इसकी क्लास हिपेटिकॉप्सिडा है, ऑर्डर इसका मार्केंसियल्स है, इसकी फैमिली मार्केंसियसी और इसका जीनस जो है मार्केंसिया है। सबसे पहले हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केंसिया एक कॉस्मोपॉलिटन प्लांट है जो विश्वव्यापी है। यह ठंडे और नम प्रदेशों में ज़्यादातर मिलता है। भारत में अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 1 दर्जन जातियाँ मिलती हैं और इसकी अधिकांश जातियां हैं जो हिमालय और दक्षिणी भारत में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी स्पीसीज मिलती है। मार्केंसिया की जो स्पीसीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो है मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया पेल्विनेटा, मार्केंसिया नेपालेंसिस, मार्केंसिया सिमलाना, इनकी मुख्य जातियाँ हैं। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा व्यापक जाति है वो है मार्केंसिया पॉलीमार्फा। अब बात करते हैं इनके गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद अवस्था। तो सबसे पहले इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मार्केंसिया का जो थैलस है वो प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट इट मीन्स किसी भी सरफेस से चपटा, डोर्सोवेंट्रली और डाइकोटमसली ब्रांच होता है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसका जो थैलस है रिक्सिया के थैलस की तुलना में बड़ा और चमकीला होता है। ठीक है। थैलस की जो प्रत्येक शाखा के शीर्ष से एक खांच निकलती है, ठीक खांच होती है जिसे एपिकल नोच कहते हैं, जिसमें ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट होता है। खांच के जो इस ब्रांच के मध्य भाग में मध्य शिरा प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके अंदर एक मिड रिब प्रेजेंट होती है। इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि डॉर्सल सरफेस स्पष्ट होता है। पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं। इसके डॉर्सल सरफेस पे कुछ पॉलीगोनल एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेंस से देख सकते हैं। इन पॉलीगोनल एरियाज में थैलस के जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके जो पॉलीगोनल एरियाज हैं, इनके केंद्र में एक छोटा सा पोर होता है जो काले रंग का दिखाई देता है, जिससे फोटोसिंथेटिक चैम्बर जो होते हैं वो बाह्य वातावरण से गैसेस एक्सचेंज करने के काम आता है। एक इनके अंदर फोटोसिंथेटिक चैम्बर प्रेजेंट होता है जो गैसीय एक्सचेंज के में हेल्प करता है। थैलस की पृष्ठ सतह पर डोर्सल सरफेस पर एक मिडरिब प्रेजेंट होती है। इस क्षेत्र में कप शेप पैलिनुमा एक संरचना में विन्यासित रहते हैं जो जिन्हें गैमा कप कहते हैं। इसकी डोर्सल सरफेस पे कुछ गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। इन गैमा कप में विशिष्ट संरचनाएं गैमा बनती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं कि इसके जो लैंगिक जनन के समय थैलस के टर्मिनल एंड पर कुछ रिप्रोडक्टिव ब्रांच गैमेटोफोर जनन शाखाएं विकसित होती हैं। इन नर जननांग एंथ्रीडियम होता है इसका, और फीमेल जननांग इनका आर्किगोनियम होता है। और एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को धारण करने वाली शाखाओं को क्रमशः एंथ्रीडियम को धारण करने वाली जो शाखा होती है एंथ्रीडियोगोनोफोर कहलाती है, और आर्किगोनियम को धारण करने वाली शाखा आर्किगोनोफोर कहलाती है। ठीक है। थैलस के जो वेंट्रल सरफेस है उस सतह से मूलाभास यानी कि राइजोइड और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर स्केल्स भी 2 तरह के स्केल्स होते हैं। पहले होते हैं स्मूथ वॉल्ड और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। दोनों ही एक कोशिकीय अशाखित प्रकार के होते हैं और इनका जो कार्य होता है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। और इनके अंदर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें अपेंडिकुलेटेड स्केल्स और सिंपल स्केल्स। अपेंडिकुलेटेड स्केल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, फनाकार होते हैं, इनमें विंग्ड होता है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है, और ये मध्य सिरा जो मिड रिब है उसके भीतरी पंक्ति में प्रेजेंट होते हैं, अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं सिंपल स्केल्स। ये छोटे होते हैं, उपांग रहित होते हैं और मिड रिब के दोनों तरफ 1 या 2 पंक्ति में लगे होते हैं। इनका जो कार्य होता है ग्रोथ पॉइंट को ड्राई व क्षतिग्रस्त होने से बचाना होता है। उसके बाद ये इनकी स्ट्रक्चर है। ये एपिकल नोच है, ये इसके अंदर ये मिड रिब है, और ये गैमा कप बने हुए हैं जिनको हम लेंस से देख सकते हैं, जिनके अंदर गैमा बनते हैं, और ये इनके राइजोइड्स हैं।
और हम एक स्केल्स की बात करते हैं तो ये हैं सबसे बाहर वाले एपेंडिकुलेटेड स्केल्स जिनके अंदर आउटग्रोथ निकली हुई है, और ये इनर सरफेस पर राइजोइड प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ, इनके जो अंदर के बाहर की तरफ सिंपल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसका ओरिजिनल डायग्राम देख सकते हैं, ये इनका ओरिजिनल डायग्राम है। ये बाहर की तरफ सिंपल स्केल्स हैं और अंदर की तरफ एपेंडिकुलेटेड स्केल्स प्रेजेंट है। उसके बाद करते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केंसिया की इंटरनल स्ट्रक्चर रिक्सिया से ज़्यादा जटिल होती है। इसके भी थैलस में दो स्पष्ट भाग होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा है स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में, इसकी ये डोर्सल सरफेस की तरफ प्रकाश संश्लेषी जो रीजन प्रेजेंट होता है, इसकी ऊपरी सतह पर अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस की सेल्स पतली भित्ति युक्त और क्लोरोफिल युक्त होती है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो चलती है। इनकी जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप होती हैं, ठीक है, बैरल शेप रंध्र से पाए जाते हैं। इसकी जो एपिडर्मिस में बैरल शेप जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स क्या करते हैं, एयर चैम्बर में खुलते हैं। प्रत्येक जो स्टोमेटा है वो 4 से 8 अध्यारोपित सेल सेट के द्वारा घिरी रहती है, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सेल्स के द्वारा घिरी रहती है, और प्रत्येक सेट में 4 से 5 कोशिकाएं होती हैं। इस तरह प्रत्येक पोर 16 से 40 कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है। यह रंध्र बैरल शेप दिखाई देते हैं। इन रंध्रों में कुछ अधिचर्म पर उभरी हुई होती है, यानी कि जो एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर से ये थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं। शेष जो स्टोमेटा है वो अधिचर्म के अंदर यानी कि एपिडर्मिस में धंसा हुआ होता है। एपिडर्मिस के नीचे एयर चैम्बर की एक पंक्ति प्रेजेंट होती है, जो एक दूसरे से यूनिसेलुलर लेयर पटों द्वारा अलग अलग रहते हैं। सेप्टा 3 से 4 क्लोरोप्लास्ट जो सेप्टा हैं वो 3 से 4 क्लोरोप्लास्ट सेल से बने होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक के तल में अनेक सरल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं तंतु विकसित होते हैं, जिन्हें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ये आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये यहाँ पर एयर चैम्बर है, ये एयर चैम्बर है, और ये इनके पोर्स हैं, और ये इसका फोटोसिंथेटिक रीजन है, और ये राइजोइड्स हैं। आप इसका एक्चुअल डायग्राम देख लीजिए। ये पोर्स हैं, ये एयर चैम्बर हैं, ये इनके फोटोसिंथेटिक रीजन है, ठीक है। और ये राइजोइड निकले हुए, ये इनका स्टोरेज रीजन है, ठीक है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा और डीप में जाकर देखते हैं, तो ये स्टोमेटा है, ठीक है, और ये एपिडर्मल सेल्स से घिरा हुआ है। ये नीचे वाली जो सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके स्टोरेज रीजन की। तो फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होता है, जो पतली भित्ति क्लोरोप्लास्ट रहित कोशिकाएं जो पैरेन्काइमेटस होती हैं से बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इन सेल्स में स्टार्च ग्रेन्यूल्स का स्टोरेज होता है तथा कुछ मात्रा में श्लेष्म पदार्थ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का संग्रह करती हैं। मध्य क्षेत्र की कुछ कोशिकाओं के अंदर स्थूलन यानी थिकनिंग पाई जाती है। संचयी क्षेत्र की सबसे निचले वाली जो स्टोरेज रीजन की जो सबसे निचली वाली लेयर है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और इससे राइजोइड और स्केल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं कि ग्रोथ। तो थैलस की जो ग्रोथ है वो एपिकल नोच के अंदर उपस्थित एपिकल ग्रोथ पॉइंट से होती है। वृद्धि बिंदु जो ग्रोथ पॉइंट है वो 3 से 4 सेल्स पाई जाती हैं। इनमें चारों तलों में विभाजन होता है, यानी चारों तलों से मतलब होता है कि डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस और दोनों लेटरल सरफेस के अंदर डिवीज़न होता है। थैलस का जो अधिकांश भाग है वो डोर्सल प्लेन की कोशिकाओं से बना होता है, और जो वेंट्रल प्लेन की सेल्स हैं उनसे उससे लोअर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषी जो फोटोसिंथेटिक रीजन में जो एयर चैम्बर का जो डेवलपमेंट है वो वियुक्तिजन यानी कि साइजोगोनसली होता है। साइजोगोनसली का मतलब होता है कि अंतरकोशिकीय अवकाश का निर्माण समीपवर्ती कोशिकाओं के अलग होने से होता है। मतलब कि दो कोशिकाएं जब एक दूसरे से अलग होती हैं तो बीच में गैप बन जाता है, तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। प्रारंभ में थैलस के ऊपरी भाग जो
इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, लेकिन बाद में सेल लाइन की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और इससे इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मार्केंसिया के अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है। सबसे पहली मेथड है बाय डेथ एंड डीके ऑफ द लोअर प्लांट। तो क्या होता है, थैलस के जो लोअर ओल्डर पार्ट होते हैं वो डेथ होते रहते हैं, और जब जहाँ पर दो थैलस एक दूसरे से डिवाइड होता है उस ग्रोथ पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं और वहीं से दो नौ थैलस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक ही थैलस से दो अलग अलग प्लांट का फॉर्मेशन होता है। बाय एडवांटेजियस बाय एडवांटेजियस ब्रांच। क्या होता है कि थैलस के अंदर कुछ एडवांटेजियस ब्रांच बन जाती हैं, अपस्थानिक शाखाएं बन जाती हैं जो मेन प्लांट से अलग होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। थर्ड है बाय ट्यूबर। थैलस के अंदर कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जो बाद में मेन प्लांट से अलग होकर ग्रोथ करके नया थैलस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये सेम टू सेम रिक्सिया के जैसे ही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाय गैमा कप। बाय गैमा तो मार्केंसिया के थैलस के पृष्ठ सतह पर मध्य सिरा क्षेत्र में एक प्यालेनुमा विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें गैमा कप कहते हैं, यानी कि गैमा धानियाँ कहते हैं। इन गैमा धानियों का जो व्यास होता है वो 1.8 इंच होता है। इनके किनारे मार्जिन जो होते हैं वो झालरदार होते हैं, रिंग शेप होते हैं। प्रत्येक धानी के आधार में गैमा और म्यूसिलेजिनस हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। गैमा एक सवर्ण बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। गैमा धानियों की भित्ति वास्तव में थैलस की आउटग्रोथ से बनती है, क्योंकि इसका आंतरिक जो संगठन है वो थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के सेम टू सेम होता है। प्रत्येक गैमा कप के आधार में गैमा पाए जाते हैं और इनके जिनसे मैच्योर गैमा, अब इस जो गैमा कप है इसके अंदर मैच्योर गैमा सेंटर में होते हैं और जो यंग गैमा होते हैं वो पेरिफेरी के ऊपर पाए जाते हैं। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। गैमा इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, 1.8 इंच होती है। ये गैमा अंदर लगे हुए हैं, ये पूरा गैमा कप है। और ये जो गैमा कप है वो थैलस के अंदर एम्बेडेड होता है। ये थैलस का पार्ट है और ये गैमा कप है और ये इसका झालरदार मार्जिन है, यानी कि किनारा है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे से म्यूसिलेजिनस हेयर और ये गैमा प्रेजेंट होते हैं और ये इसकी गैमा वॉल होती है। ये वाली स्ट्रक्चर है जो गैमा वॉल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैमा। प्रत्येक गैमा एक बाइलेटरल सिमेट्री बाइकॉनकेव मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो गैमा कप की धानी गैमा कप में स्टाक द्वारा जुड़ी होती है। गैमा का केंद्रीय भाग कई कोशिकीय मोटा व किनारे की तरफ पतला होता है। प्रत्येक पार्श्व सतह पर एक दूसरे के सामने एक नोच होती है। प्रत्येक नोच में एक ग्रोइंग पॉइंट होता है। अधिकांश कोशिकाएं जो इसकी गैमा की जो अधिकांश कोशिकाएं हैं वो क्लोरोफिल युक्त होती हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और इनमें ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। केंद्रीय भाग में कुछ बड़े आकार की जो कलरलेस वर्णहीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें राइजोइडियल सेल्स कहते हैं। इनके अंकुरण से राइजोइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गैमा। तो गैमा कप के अंदर तल पर कोई भी कोशिका, अब इन गैमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गैमा कप के अंदर की कोई भी कोशिका एज ए गैमा इनिशियल की तरह बिहेव करती है और जो अन्य सेल से आकार में बड़ी हो जाती है। गैमा इनिशियल में क्या होता है, सबसे पहले एक बार अनुप्रस्थ विभाजन से 3 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है। अब इन 3 कोशिकीय तंतु के अंदर सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे बेसल सेल कहते हैं, जो थैलस का एंडोजिनस पार्ट एम्बेडेड पार्ट बनाती है, यानी कि थैलस का जो आंतरिक भाग बनाती है। और मध्य कोशिका जिसे स्टाक सेल कहते हैं, ये कोशिका कोशिकीय वृंत का निर्माण करती है। और सबसे शीर्ष वाली जो कोशिका होती है जिसे प्राइमरी बॉडी सेल्स, ये गैमा का निर्माण करती है। इसको शॉर्ट में पीबीसी कहते हैं। पीबीसी के अंदर फिर से अनुप्रस्थ विभाजन से 4 से 6 कोशिकीय एक तंतु का निर्माण होता है, जिसमें पुनः एक बार ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन से एक कोशिकीय मोटाई युक्त बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। इस
मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर है उसके केंद्रीय भाग में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से खाँचों का निर्माण हो जाता है। अब धानी कप के तल में कुछ सेल्स क्लब शेप म्यूसिलेजिनस हेयर्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से आप इसकी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। गैमा इनिशियल है, ये गैमा इनिशियल है। फिर इससे 3 कोश की ये 3 कोश के सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर इनके अंदर एक बार फिर से डिवीज़न हुआ और फाइनली इस तरह से बॉडी ऑफ गैमा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सबसे नीचे वाली जो कोशिका है वो स्टाक का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ही गैमा का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमा के फॉर्मेशन के बाद उसका थर्ड स्टेप होता है डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ द गैमा। तो गैमा कप के तल में उपस्थित जो म्यूसिलेजिनस हेयर्स होते हैं वो वाटर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाते हैं और फूलने के बाद इनके अंदर इंटरनली प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से जो गैमा है वो गैमा स्टाक से अलग हो जाते हैं। इस तरह से गैमा जल की बूंदों के साथ गैमा कप से बाहर आ जाते हैं। गैमा होल्ड फास्ट यानी पर गिरते ही अनुकूल एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर आते ही अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, मूलाभासी कोशिकाओं से राइजोइड निकलते हैं और ये किसी भी सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं और गैमा के पार्श्व खाँचों में उपस्थित। अब क्या होता है कि गैमा के अंदर जो पार्श्व खाँचें होती हैं, लेटरल ग्रुप्स होती हैं, उनके अंदर एपिकल सेल्स प्रेजेंट होती है और इनकी सक्रियता से एक ही गैमा से 2 थैलस का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से इनका गैमा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये इनका स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी बताया था। इनका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।